हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यू टू स्टडी चैनल एंड आई एम हरलीन भारद्वाज और मैं आपका इस चैनल में स्वागत करती हूँ। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली हरियाणा एसएससी के जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं लाइक टैक्सेशन इंस्पेक्टर, पंचायती राज ऑफिसर, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगी। और मैं बिल्कुल यूनिक टॉपिक पे ये वीडियो बना रही हूँ और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो बायलिंगुअल होगी और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि हैफेड जिसको बोला जाता है और जिसकी फुल फॉर्म होती है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। प्लीज़ आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए क्योंकि मैं बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ और उसे आपको लिखना पड़ेगा। तो हैफेड की जो फुल फॉर्म से मुझे पता लगता है, मैं इसको इलाबरेट कर देती हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आए दैट इट इज़ हरियाणा स्टेट, मतलब ये हरियाणा स्टेट की अपनी पर्सनल है। कोऑपरेटिव मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोग, एक्चुअली में तो इसमें 100 से 150 लोग स्टार्टिंग में अपना एक समाज बनाते हैं, और कोऑपरेटिव मतलब एक साथ मिलके ऑपरेशन करते हैं। सप्लाई जिनका काम होगा सप्लाई करना, और मार्केटिंग मतलब बेचना खरीदना। फेडरेशन इसलिए बोला गया क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, या फिर हम एक फेडरल जगह पे रहते हैं। इंडिया एक फेडरलिज्म को फॉलो करता है, तो फेडरेशन का मतलब हमेशा से होता है जब आपकी पावर्स डिवाइडेड हो या दो मशीनरी आपस में मिलकर काम कर रही हो। तो हैफेड की फुल फॉर्म होगी हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपको इससे पता लग गया कि सप्लाई एंड मार्केटिंग होता है हैफेड में। तो इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये नवंबर 1 1966 को बना। इसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है, मतलब जो इसका मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो पंचकुला में है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारे देश, मतलब एक हैफेड का जो एक बड़ा है, मतलब जो नेशनल लेवल पे होता है उसे नेफेड बोलते हैं, मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो उसके बाद ना हर एक स्टेट ने अपनी अपनी एक हैफेड, जैसे हैफेड है, जैसे पंजाब की पैफेड करके है, तो उन्होंने अपनी अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू कर दी। तो इन सब में जो हरियाणा का नंबर था, उन्होंने कौन से रैंक पे अपना अलग कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया शुरू किया, दैट इज 17th। और इसके पीछे एक सच्चाई ये है क्योंकि हम जब आज़ाद हुए, मतलब हमारा जब पार्टीशन हुआ पंजाब से, दैट इज 1966, तो जब हम अलग हुए तो हम जो स्टेट था वो भी 17th स्टेट था। और जब हम हैफेड बने तो हमने जब हैफेड शुरू किया तो वो भी 17th नंबर का स्टेट बना। जो इसके चेयरमैन है फिलहाल वो है हरविंदर कल्याण जी। और अब मैं नेक्स्ट आना चाहूँगी नाबार्ड पे। नाबार्ड जो है वो बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है, एक यूनिक पॉइंट है फॉर द बैंकिंग एस्पिरेंट्स जिनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता है। और इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। दैट इज़, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक नेशनल बैंक होगा, किस किस चीज़ के लिए होगा? एग्रीकल्चर एंड रूरल, सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण और कृषि के डेवलपमेंट के लिए होगा। नाबार्ड स्पेशली, या आप कहेंगे कि उसका एक ही काम है जो कि रूरल सेक्टर को देखना। रूरल सेक्टर में जितना भी पैसा जा रहा है बैंक के पास, जो आरआरबीज होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, जो आरआरबीज होते हैं वो नाबार्ड के अंदर काम करते हैं, आरआरबीज। ओके। और इसके अंदर काम करते हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि जितने भी आरआरबी थे या हमारे यहाँ जितने भी बैंक चल रहे हैं वो आरबीआई के अंदर आते थे। लेकिन उसके बाद भारत सरकार के एक अमेंडमेंट के बाद और आरबीआई के एक अमेंडमेंट के बाद नाबार्ड एक अलग से संस्था बना दी गई जो कि रीजनल रूरल बैंक की सारी चीज़ों को देखती है। ये देखती है कि कितना लोन एग्रीकल्चर को दिया जा रहा है और कितना लोन रूरल डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर को दिया जा रहा है, चाहे वो मत्स्य पालन हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो आप सब्सिडी किसी भी चीज़ के, जैसे फर्टिलाइजर खरीदने, कुछ भी खरीदने, तो नाबार्ड उसका एक उसको मतलब देख रेख करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है, प्लीज इसको याद रखिएगा, इट इज़ इन मुंबई। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। ये बना था 12 जुलाई 1982 को। इसके जो आज के चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला। आप लिख लीजिए इसको, डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला। और
ये जो इस्टेब्लिश हुआ तो ये किसकी रिकमेंडेशन से बना, एंड इट इज़ बाय बी शिवारमन कमेटी बाय द एक्ट ऑफ 1981 ऑफ पार्लियामेंट। और जो एक्ट था वो 61 था इसके लिए, और ये 12 जुलाई 1982 यानी 1982 को बन के रेडी हो गया था। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो नेफिड है, जो कि मैंने आपको बताया था हैफेड उसके पार्ट थे। तो नेफिड जो है ना वो है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये नेशनली काम करता है। ये ऐसे ऐसे जो हैफेड हैं जो हर स्टेट वाइज हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन है जो देख रेख करती है क्या इम्पोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, कैसी मार्केटिंग चल रही है, पीडीएस सिस्टम ढंग से लागू हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो उसके लिए नेफिड काम करता है। तो अब हम नेफिड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म तो जैसे हमें पता लग गई है, ये बना था अक्टूबर 2 1958 को। इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बेसिकली हर एक जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है तो उसका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। तो इनका भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और जो इसका जो लोगो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, अ फार्मर्स कोऑपरेटिव। और ये इंडिया की लार्जेस्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री है। नेक्स्ट जो हम नंबर 4 पे पढ़ेंगे, दिस इज NFSA। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये पॉलिटी का ये बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट माना जा रहा है, बहुत एक अच्छा पॉइंट माना जा रहा है। तो NFSA की फुल फॉर्म है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। और ये बना था, ये लागू कब हुआ, 2013 में लागू हुआ। और ये कौन से आर्टिकल के अंडर आ रहा है, आपको पता है कि हमें राइट टू फूड है, तो राइट टू फूड कौन से आर्टिकल के अंदर आ रहा है, दैट इज आर्टिकल 21। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो एक्ट है ये इंश्योर्स करता है कि जो फूड ग्रेन्स है वो लोअर इनकम या लोअर स्टार्टा वाली जो फैमिलीज़ हैं, लोअर स्टार्टा फैमिलीज़ क्या होती है, जैसे BPL है, जैसे BPL है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसके अलावा एक होती है APL दैट इज अबव पॉवर्टी लाइन, और इन दोनों से जो गरीब होते हैं दैट इज AAY अंत्योदय अन्ना योजना। तो ये जो अंत्योदय जो फैमिलीज होती हैं ये बेहद गरीब फैमिलीज़ होती है, इनको वहाँ की राज्य सरकार रिकॉग्नाइज करती है कि अच्छा ये वो फैमिलीज़ हैं। तो जो NFSA जो एक्ट आया इसके अंडर क्या क्या आता है कि आपको अफोर्डेबल प्राइसेस पे, जो प्राइस वो बंदे अफोर्ड कर सकते हैं उस पर उनको खाना दिया जाए, उनको फूड ग्रेन दिया जाए, उनको उनका स्टेपल फूड दिया जाए। याद रखिएगा स्टेपल फूड, जिसमें आपकी फूड ग्रेन्स आ रहे हैं, आपके व्हीट आ रहा है, आपका राइस आ रहा है और आपकी दालें आ रही हैं, जो कि एक न्यूट्रिशनल वैल्यू से भी पूरा का पूरा है। तो इसके अंदर आपकी मिड डे मील जो स्कीम है वो इसके अंदर आ जाती है, बाल विकास योजना इसके अंदर आ जाती है, जो मैटरनिटी एंटाइटलमेंट्स होता है जो कि आपको आंगनवाड़ी से मिलता है कि अच्छा आप गर्भवती हैं तो या स्तनपान हो रहा है तो इस टाइम ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वो सब चीज़ें आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में इसको रखा गया। जो मेन इंपॉर्टेंट है आप प्लीज़ लिख लीजिए कि इसके अंदर जो राइस है यानी चावल जो है वो ₹3 पर kg, 3 रुपये किलो, जो वीट है वो 2 रुपये किलो, और जो कोर्स ग्रेन है मतलब जो आपकी सीरियल्स हैं, जो आपकी दालें हैं, जो आपकी पल्सेस हैं वो हैं 1 रुपये किलो। ये आज के टाइम पे आपने PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम समझा होगा। मैं अगली वीडियोस में आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इनसे रिलेटेड जैसे FSSAI है रिलेटेड सारी चीज़ें करवाऊंगी, तो प्लीज़ सेकंड वीडियो देखिएगा। और इसमें मैं बता देती हूँ कि NFSA जो है ना जैसे टारगेटेड PDS की भी बहुत सारी फॉर्म्स आई और उसमें से जो टारगेटेड आया वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके अंदर हम एंटाइटल करते हैं, और जिसके थ्रू क्या होगा कि जो 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करा है इसने एंड 50% अर्बन पॉपुलेशन को। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है, जो गरीब लोग हैं वो इतना जो है इसके अंदर कवर हो जाए, और जो AAY जो मैंने आपको बताया जो बिलो पॉवर्टी लाइन से भी जो गरीब लोग होते हैं उनको मिलेगा 35 kg पर मंथ का राशन, और पर पर्सन के हिसाब से है 5 kg पर मंथ पर पर्सन। क्या है 5 kg पर पर्सन या फिर और पर मंथ, और वैसे होल फैमिली को मिलेगा 35 kg पर मंथ। अब हमारा जो लास्ट रह गया है दैट इज इनाम।
ई नाम जो है इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। सबसे पहले NAM को समझिए आप, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये हमारे देश में एक रिवॉल्यूशन के टाइप है, क्योंकि इसने क्या कर दिया है, बीच में जो आड़ती आते थे या फिर जो बीच में बिचौलिया आ जाते थे उसको इन्होंने खत्म कर दिया है। मान लो दैट इज ये है आपका किसान, दैट इज फार्मर, और ये है आप, दैट इज कंज्यूमर। तो इस कंज्यूमर तक पहुंचने में बहुत सारे लोग बिचौलिए का काम करते थे। तो ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम है, इसने इस बिचौलिए का काम खत्म कर दिया है। और ये ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ये जो आज का समाज है, 21st सेंचुरी है, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिकली चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है, ई नाम है। और इसका जो फंक्शन है, टू प्रोवाइड अ कॉमन प्लेटफॉर्म, मतलब किसानों को उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू वो इवेलुएट कर सके, वो खुद जान सके कि उनकी चीज़ों का भाव क्या है, उनकी चीज़ों का प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कभी हमारे यहाँ 15 रुपीज़ kg टमाटर बिकता था, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप 1-2 दिन पहले की बात करें तो 80 रुपये पर kg चल रहा है। और ये सब क्या है, बिचौलिए काम करते हैं, क्योंकि वो उसको रिजर्व करके रख देते हैं और ऐसे टाइम पे उसको दबा देते हैं। जैसे अभी GST चालू हो रखा है, तो उनको लगता है कि वो फूड के प्राइसेस बढ़ा देंगे। तो जो नाम का जो मेन पर्पज़ है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का जो मेन पर्पज़ है, उसका पर्पज़ है कि वो ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को निकाले, ट्रांसपेरेंट प्राइस हो, मतलब सबके सामने हो कि ये प्राइस है, और साथ के साथ वहाँ हमारे किसानों को ये पता लगता रहे कि अच्छा यहाँ की मंडी में ये प्राइस है मेरे चावलों का, लेकिन सोनीपत की मंडी में ये प्राइस है, दिल्ली की मंडी में ये प्राइस है, पंजाब की मंडी में ये प्राइस है। तो मुझे जहाँ फिट बैठता है और मेरा आने जाने का जहाँ पे सही होता है, मैं उसी मंडी में अपना सामान लेके जाऊँगा। तो इसके थ्रू उन्होंने जैसे हरियाणा सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, ई मंडी। और मैं सेंट्रल की गवर्नमेंट की बात बता दूँ तो उन्होंने बोला है कि वो 21 मंडियाँ यानी 21 मंडी सेटअप करेंगे इन 8 स्टेट्स। कितनी? 28 मंडी सेट करेंगे 8 स्टेट्स में। और हर एक मंडी को मिलेगा 30 लाख रुपीज़ वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली क्या होगा कि वो वहाँ पे मतलब जैसे फसल जो रखी जाएगी उनकी सुरक्षा के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा बात ये क्या होगी कि जो इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग लगेगी। ई बिडिंग होता है मतलब किसी भी चीज़ पे मैं बोली लगाऊं तो ई बिडिंग होगा, मतलब लोगों को पता होगा कि भाई मेरा ये बासमती चावल है तो इसका प्राइस इतना है, मेरा ये वाला बासमती चावल है तो इसका प्राइस इतना है। उसको जहाँ फिट बैठेगा वो वहाँ पे करेगा। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ मुझे बताइए कि आगे मैं किस किस चीज़ पे वीडियो डालूँ। मैं हरियाणा की बहुत सारी वीडियोस डालने वाली हूँ आगे, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।